नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम बातें करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े 50 अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के बारे में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जानकारी रखते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं भारत के संविधान निर्माण के 50 सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों यानी कि ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत में पारित किया गया प्रथम एक्ट कौन था। ठीक है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है रॉलेट एक्ट और चौथा है चार्टर एक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, यानी कि उसकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आई थी, तो उसी कंपनी को सुचारू रूप से या फिर उसके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सांसद ने एक एक्ट पारित किया। ठीक है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है, ये पहला एक्ट था जो भारत में पारित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हो गई। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है बॉम्बे और दिल्ली, बी में है मद्रास और बॉम्बे, सी में है कलकत्ता और मद्रास और डी में है दिल्ली और लखनऊ। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है ये बंगाल के अधीन हो गई। देखिए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो एक्ट है, जब ये पारित हुआ था तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक बॉम्बे थी। ठीक है, तो ये मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है ये बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों छोटी छोटी प्रेसिडेंसी थी और बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो जब ये एक्ट पारित हुआ तो फिर इन दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन ही कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में है वारन हेस्टिंगस और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी, वारन हेस्टिंगस। देखिए, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था उस समय जो गवर्नर थे सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके गवर्नर थे, लेकिन जब ये एक्ट पारित हुआ तो कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला बंगाल का प्रथम कौन था, तो वारन हेस्टिंगस था। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ और कब की गई। ठीक है, देखिए ए में है 1773। देखिए यहाँ पे मैंने स्थान छोड़ दिया है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ। बी में है बॉम्बे 1780, सी में है मद्रास 1783, डी में है कलकत्ता 1774। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, यानी कि जब ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारे नियम कानून बने थे इसमें। एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1774 में, यानी 73 में ये एक्ट पारित हुआ था। एक साल बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, देखिए ए में है 1773, बी में है 1784, सी में है 1813 और डी में है 1858। ठीक है, देखिए ये जो ए है 1773 ये तो होगा नहीं, क्योंकि इस सन में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये दूसरा एक्ट है अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 1784, यानी कि दूसरा एक्ट कब आया था,
तो ये पहला एक्ट जो आया था 1773, उससे लगभग ये 10-11 साल बाद ये दूसरा एक्ट आया था। ठीक है, इसी को यही पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में। ठीक है, हमारा छठा प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, जो ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना था, तो इसके द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, ए में है लोक सेवा आयोग, बी में है सर्वोच्च न्यायालय, सी में है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ई में है संविधान सभा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। देखिए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक कमेटी थी जो ब्रिटिश संसद द्वारा गठित की गई थी। इसका काम क्या था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में कैसे प्रशासन कर रही है, उसकी निगरानी करने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, हमारा सातवां प्रश्न है, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस पद से नवाजा गया? ठीक है, देखिए, ए में है वायसराय, बी में है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, इससे पहले जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, लेकिन जब ये चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, हमारा आठवां प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, देखिए, 1833 ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड कर्जन और सी में है लॉर्ड विलियम बैटिंग, डी में है लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ये लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, देखिए, इसी के पहले वाले वीडियो में था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जब पद पद को बना दिया गया तो फिर उस पद पे कौन बने ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के किस व्यापार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, ए में है अफीम व्यापार, बी में है भारत चीन व्यापार, सी में है चाय व्यापार और डी में है सभी प्रकार के व्यापार। ठीक है, तो हमारा ये आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के व्यापार। ठीक है, देखिए, जब ये एक्ट पारित हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, तो उस समय तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार भी कर रही थी और प्रशासन भी संभाल रही थी। ठीक है, तो जब ये एक्ट पारित हुआ उस समय से क्या हुआ कि उसका जो सभी प्रकार के व्यापार है उसको समाप्त कर दिया गया और कंपनी का काम क्या रह गया? अब केवल प्रशासन को संभालना। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर किसके हाथ में आ गया? ठीक है, देखिए, ए में है ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में है ब्रिटिश संसद, सी में है ब्रिटिश क्राउन और डी में है भारत सरकार। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, देखिए, एक 1858 है ना, इससे एक साल पहले यानी 1857 में एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह से भारत में विरोध हुए थे। ठीक है, तो इसी को लेकर 1858 में एक अधिनियम लाया गया। ठीक है, उस अधिनियम के तहत जो भारत का प्रशासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी उसके प्रशासन को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, यानी ब्रिटिश क्राउन हम कह सकते हैं वहाँ के ब्रिटेन की सरकार के हाथ में चला गया, वहाँ के जो प्रिंस थे, जो राजा थे, उसके हाथ में चला गया। ठीक है, हमारा 11 नंबर प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नया पदनाम क्या किया गया? ठीक है, यानी ये गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसको
किस नाम से चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ए में है सम्राट का, बी में है सचिव, सी में है वायसराय और डी में है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो अब तक इस 1858 के अधिनियम से पहले तक जो गवर्नर था वो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब उस पद को हटा दिया गया, मतलब उसी के जगह पे ये वायसराय कर दिया गया। जो अब भारत के गवर्नर जनरल होंगे वो अब वायसराय कहलाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का पहला वायसराय कौन बना, ठीक है। देखिए जो 1858 का अधिनियम था उसमें क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। तो फिर वहाँ यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना। तो देखिए ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में है लॉर्ड रिपन और डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड कैनी हो जाएगा, यानी भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनी, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए ए में है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, बी में है मिंटो मार्ले सुधार, सी में है साइमन सुधार और डी में है कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार, ठीक है। ये देखिए ये जो मिंटो थे ये वायसराय थे और ये जो मार्ले थे ये सचिव थे, यानी कि भारत की तरफ से सचिव थे ब्रिटिश संसद में, ठीक है। उस समय एक सचिव होता था भारत की तरफ से ब्रिटिश संसद में, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम को कहा जाता है कि मिंटो मार्ले सुधार, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, ठीक है। देखिए ए में है 1861, बी में है 1892, सी में है 1909, डी में है 1935, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1909 हो जाएगा, ठीक है। ये जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 का अधिनियम, उसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी, ठीक है। देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली थी कि समुदाय के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए में है साइमन कमीशन, बी में है मार्ले मिंटो सुधार, सी में है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, डी में है क्रिप्स मिशन, ठीक है। देखिए बी तो होगा नहीं क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो 1909 में पारित हुआ था, ठीक है। 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न है, अधिनियम 1919 के तहत कौन सा आयोग गठित करने का प्रावधान था, ठीक है। ये अधिनियम 1919 पारित हुआ था, ठीक है, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक है। उसके तहत कौन से आयोग गठित करने का प्रावधान था, ठीक है। देखिए ए में है योजना आयोग, बी में है लोक सेवा आयोग, सी में है निर्वाचन आयोग और डी में है वित्त आयोग, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, लोक सेवा आयोग, ठीक है। देखिए ये लोक सेवा आयोग था उस समय गठन नहीं हुआ था, इसका प्रावधान लाया गया था कि भविष्य में ऐसा आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये लोक सेवा आयोग बना भी, ये कब बना, तो 1926 में बना था लोक सेवा आयोग। बाद में इसको मॉडिफाई करते करते अभी जो हम लोग देख रहे हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ठीक है, इसी के आधार पर बना है, ठीक है, मॉडिफाई होते होते, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, द्वैत शासन प्रणाली डैट सी किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी में है भारत सरकार अधिनियम 1909
और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1892। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, देखिए ये द्वैत शासन प्रणाली क्या थी, तो देखिए इसमें था कि इसमें दो विषय होते थे। ठीक है, एक होता था आरक्षित विषय, देखिए इसमें दो विषय होते थे, एक होता था आरक्षित विषय, ठीक है, और दूसरा होता होता था हस्तांतरित विषय। ठीक है, और दोनों में बहुत सारे विषय थे। जो आरक्षित विषय थे, जैसे उसमें वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, अकाल सहायता हो गया, न्याय हो गया, पुलिस हो गया, पेंशन हो गया, ये सारे विषय जो थे आरक्षित विषय थे। ठीक है, और इस आरक्षित विषय का जो प्रशासन था वो जो ब्रिटिश गवर्नर थे और ब्रिटिश प्रशासन थी, जो अंग्रेज थे वो करते थे। ठीक है, और दूसरा था जो हस्तांतरित विषय, उसका प्रशासन विधान परिषद के प्रति जो मंत्री थे वो करते थे। ठीक है, और प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, देखिए ए में है एकात्मक, बी में है द्वैत, सी में है संघात्मक, डी में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि संघात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को कितने सूचियों में बांटा गया। ठीक है, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि केंद्र और प्रांतों के बीच की जो शक्तियाँ है उसको 3 सूचियों में बांटा गया था। ठीक है, देखिए पहला सूची था सूची, दूसरा था प्रांतीय सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने कुल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। ठीक है, देखिए ए में है 300 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, बी में है 321 अनुच्छेद 11 अनुसूचियाँ, सी में है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, डी में है 321 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 321 अनुच्छेद और 11 सूचियाँ थी, कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम में। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना तथा संविधान निर्माण तक लागू रहा। ठीक है, देखिए ए में है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1892, सी में है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी। ठीक है, ए में है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी। ठीक है, ए में है एम.एन. राय, बी में है वल्लभ भाई पटेल, सी में है मौलाना आज़ाद और डी में है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। 23 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। ठीक है, देखिए ए में है माउंटबेटन योजना, बी में है बेबल योजना, सी में है कैबिनेट मिशन योजना और डी में है क्रिप्स मिशन योजना। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन योजना यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। पहला थे पैथिक लॉरेंस, दूसरा थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरा थे स्टेफर्ड क्रिप्स। हमारा 24 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, देखिए ए में है 9 दिसंबर 1946, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में है 15 अगस्त 1947,
डी में है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, हमारा 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 में हुई दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, देखिए ए में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखिए ये दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हुई। ठीक है, और उसी में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, देखिए ए में है 299, बी में है 315, सी में है 389 और डी में है 352। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी 389। ठीक है, ये जो 389 थे ये अलग अलग क्षेत्र से थे। ठीक है, देखिए 3 तरह के क्षेत्र से संविधान सभा में जो सदस्य थे वो चुने गए थे। पहला था देसी रियासत से, ठीक है, दूसरा था प्रांतीय क्षेत्र से, ठीक है, जो अंग्रेजों का प्रांत थे उससे, और तीसरा था कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, इन 3 क्षेत्र से सदस्य चुन के आए थे भारतीय संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, वो टोटल कितने थे? तो 389 थे। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? ठीक है, देखिए प्रारंभ में कितने थे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था कि प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 थे। ठीक है, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बना जब, तो क्या हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों में भी कमी आई, क्योंकि उस क्षेत्र से जितने भी चुन के सदस्य आए थे वो कम पड़ गए। ठीक है, तो जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बच गए थे? देखिए ए में है 289, बी में है 300, 275 और डी में है 250। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए, यानी 289 सदस्य बच गए थे। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? ठीक है, देखिए जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें जो सदस्य लगे थे वो कैसे आए थे? ठीक है, देखिए ए में है जनता द्वारा, बी में है अंग्रेज सरकार द्वारा, सी में है निर्वाचित प्रांतीय विधानसभा द्वारा, डी में है गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, देखिए संविधान सभा में मैंने अभी पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 3 तरह के क्षेत्र से चुन के आते थे। एक था देसी रियासत, ठीक है, जो देसी रियासत थे उनमें चुनाव नहीं होता था, वहाँ के जो सरकार होते थे वो अपने तरफ से किसी आदमी को मनोनीत कर देते थे कि आप जाइए संविधान सभा में मेरे तरफ से और संविधान का निर्माण कीजिए। ठीक है, और दूसरा था कमिश्नरी। जो कमिश्नरी होता था इसमें ये पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन था, ये क्षेत्र था। ठीक है, इसका जो प्रशासन था सीधे वायसराय देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव नहीं होता था। ठीक है, और तीसरा था ब्रिटिश प्रांतीय, यहीं पे चुनाव होता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, तो जो ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र थे यहाँ पे चुनाव होता था। ठीक है, और
चुन के जो सदस्य आएंगे वहीं से संविधान सभा में सदस्य के रूप में संविधान निर्माण के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। हमारा 30 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण किस आधार पर किया गया। ठीक है, देखिए ए में है प्रति सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर, बी में है प्रति सदस्य 5 लाख की जनसंख्या पर, सी में है प्रति सदस्य 8 लाख की जनसंख्या पर, और डी में है प्रति सदस्य 12 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, प्रति सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था। ठीक है, देखिए ए में है 9 दिसंबर 1946, बी में है 13 दिसंबर 1946, सी में है 22 जनवरी 1947 और डी में है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, किसने पारित किया था, तो हमारे जो पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने समितियों का गठन किया गया। ठीक है, देखिए ए में है 17 समिति, बी में है 14, सी में है 24 और डी में है 22। ठीक है, तो यानी प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी कि इस विषय पे ये समिति काम करेंगे, इस विषय पे ये समिति काम करेंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए कितनी समितियां बनाई गई थी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कितनी कुल समितियों का गठन की गई थी, तो 22 की गई थी। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए गठित कुल 22 समितियों में से कितने प्रमुख और कितने अल्प समितियां थी। ठीक है, देखिए ये जो कुल 22 समितियों का गठन हुआ था, ठीक है, इसमें से कुछ प्रमुख समितियां थी और कुछ अल्प समितियां थी। तो चलिए हम जानते हैं कितने प्रमुख समितियां थी और कितने अल्प समितियां थी। देखिए ए में है 10 और 12, यानी कि 10 जो ये जो पहला है, सब में जो पहला है ये प्रमुख समिति है और दूसरा जो है ये अल्प समिति है। ठीक है, तो ए में है 10 और 12, बी में है 6 और 16, सी में है 8 और 14, डी में है 9 और 13। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 8 और 14, यानी 8 प्रमुख समितियां थी और 14 अल्प समितियां थी। ठीक है, हमारा 34 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। ठीक है, देखिए ए में है 9 दिसंबर 1946, बी में है 29 अगस्त 1947, सी में है 26 नवंबर 1949 और डी में है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है वल्लभ भाई पटेल और डी में है मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए संविधान सभा में जितनी भी समितियाँ थी, ये जो प्रारूप समिति है उन सभी समितियों में सबसे प्रमुख समिति थी। ठीक है, इसका काम भी बहुत ज़्यादा था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि जितने भी संविधान में जितने भी प्रावधान या संशोधन हो रहे थे, जितने भी कानून बन रहे थे, उस पर अंतिम निर्णय कौन सी समिति लेती थी, तो प्रारूप समिति लेती थी। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखिए ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है बीजी खेर, सी में है के.एम. मुंशी, डी में है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बीजी खेर थे। क्या थे, भाषा समिति के अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक है, नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, देखिए ए में है जे.बी. कृपलानी, बी में है जवाहरलाल नेहरू,
सी में है डॉक्टर अंबेडकर और डी में है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, JB कृपलानी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। ठीक है, इसमें है निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे? ठीक है, देखिए ए में है मौलिक अधिकार समिति, बी में है सलाहकार समिति, सी में है प्रारूप समिति और डी में है संघ शक्ति समिति। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है देश के विभाजन के बाद पुनः संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, देखिए शुरू में संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा का गठन हुआ ही था। ठीक है, अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद देश का विभाजन हो गया। ठीक है, यानी एक पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश बन गए और भारत अलग देश बन गया, तो सदस्यों की संख्या में भी कमी आई। ठीक है, तो फिर से क्या किया गया कि एक बार और संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, कि अब कितने सदस्य हो रहे हैं और कैसे संविधान का निर्माण अब हमें अकेले करना है, यानी भारत को। ठीक है, तो ए में है 5 सितंबर 1947, बी में है 14 अगस्त 1947, सी में है 15 अगस्त 1947, डी में है 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये वाला 31 अक्टूबर 1947 को पुनः संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ठीक है, ए में है 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन, बी में है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी में है 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन, डी में है 2 वर्ष 8 महीना 18 दिन। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस चले थे? ठीक है, ए में है 104 दिन, बी में है 120 दिन, सी में है 112 दिन और डी में है 114 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 114 दिन बहस चले थे पूरे संविधान निर्माण के दौरान प्रारूप समिति पे। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है संविधान निर्माण कार्य में कुल कितने रुपए व्यय हुए थे? ठीक है, देखिए ए में है 71,97,892। ठीक है, बी में है 50,0792, सी में है 63,0729 और डी में है 68,98,729। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे पूरे संविधान सभा के निर्माण में, इतने रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, देखिए ए में है 395, बी में है 400, सी में है 296 और डी में है 114। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 395 थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ये अनुच्छेद है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे संविधान में संशोधन हो तो अनुच्छेद बढ़ता रहता है। अभी आप वर्तमान में देखिएगा तो 470 प्लस अनुच्छेद है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था उस समय कुल कितनी अनुसूचियाँ और भाग थे? ठीक है, देखिए अनुच्छेद हो गया। ठीक है, जब संविधान अंगीकार किया गया था तो अनुसूचियाँ भी बनी थी और भाग भी बने थे। ठीक है, तो कितने कितने थे चलिए हम जानते हैं। देखिए ए में है 8 और 22, बी में है 10 और 22, सी में है 22 और 8, डी में है 12 और 21। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 8, ये ए हो जाएगा, यानी 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ठीक है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, और 25 है अभी वर्तमान में। हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत कुल 7635 संशोधन प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव को स्वीकार किया गया?
ठीक है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो 7635 संशोधन प्रस्ताव रखे गए थे, यानी संविधान निर्माण के दौरान, ठीक है। लेकिन ये 7635 संशोधन है, इनमें से कुछ ही संशोधन को स्वीकार किया गया था, ठीक है। ए में है 3955, बी में है 2473, सी में है 2965 और डी में है 1140, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 2473 संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यानी देखा जाए इससे 3 गुना प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है। देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, जितने भी उसमें सदस्य हैं उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? ठीक है। देखिए, ए में है 12, बी में है 6, सी में है 15 और डी में है 20, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 15 महिला सदस्य थे संविधान सभा में, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ठीक है। ए में है 26 जनवरी 1950 को, बी में है 15 अगस्त 1947 को, सी में है 22 जुलाई 1947 को और डी में है 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे अपनाया गया, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? ठीक है, यानी जो हमारा जो संविधान है उसको कब अपनाया गया, ठीक है, कब अंगीकार किया गया, ठीक है। देखिए, ए में है 15 अगस्त 1947, बी में है 9 दिसंबर 1946, सी में है 26 नवंबर 1949 और डी में है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। देखिए, 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू हुआ था, यानी कि इससे 2 महीना पहले, ठीक है, जनवरी दिसंबर नवंबर, 2 महीना पहले इसको अपनाया गया था, यानी अंगीकार किया गया था, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, संविधान को कब लागू किया गया? ठीक है। देखिए, ए में है 15 अगस्त 1947, बी में है 26 नवंबर 1949, सी में है 26 जनवरी 1950 और डी में है 2 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। तो हमारे संविधान को कब लागू किया गया देश में? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को, जब हमारा देश में संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? ठीक है। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो उस समय जो संविधान उस समय जो संविधान लिखा गया था वो उसका जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, उसी को कहते हैं मूल प्रति, ठीक है। तो उसको कहाँ रखा गया है, मतलब कहाँ वो सुरक्षित है? ठीक है। ए में है राष्ट्रपति भवन, बी में है संसद भवन, सी में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में और डी में है संसद भवन की लाइब्रेरी में, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, संसद भवन की लाइब्रेरी में। चलिए, हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ, ठीक है। मैं और भी आगे इससे भी बढ़िया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, काफ़ी फुल डिटेल के साथ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।